हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं क्लॉस्ट्रीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ग्राम पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब इनका सेल वॉल थिक होता है और ये ग्राम स्टेन को रिटेन कर लेते हैं। पर्पल कलर के अपीयर होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल एंड्स होते हैं इनके। एंडोस्पोर फॉर्मिंग होते हैं, मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने अंदर ही, अपने सेल्स के अंदर ही एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। फिर जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो अपने स्पोर को रिलीज़ करते हैं और फिर होस्ट के अंदर एंट्री लेते हैं। ये सॉइल में, सीवेज में, मतलब नाले में, गंदे पानी में और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है इनकी जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब इनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये स्पोर फॉर्म करते हैं क्योंकि ये उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है। ये 3 मेन टाइप के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। हिस्टोलिटिक टॉक्सिन्स जो कि सेल डिस्ट्रक्शन के लिए और नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंटेरोटॉक्सिन्स जो कि डायरिया या इंटेस्टाइन्स के इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर न्यूरोटॉक्सिन्स जो कि ब्रेन सेल्स के डैमेज के लिए या एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखेंगे मेडिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ होते हैं जो कि डिसीज़ कॉजिंग कैपेसिटी के होते हैं। फर्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी एंड क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। इस वीडियो में हम क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल और परफरेंजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी और बॉटुलिनम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन्स में और इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस में प्रेजेंट होते हैं। ये इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट्स है तो उसमें ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अदर दैन दैट यूजुअली ये फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, मतलब अगर इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से या सॉइल से, सॉइल में फीसिस बहुत समय से है तो वो सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे, या फिर फीको ओरल रूट से, मतलब कि फीसिस से कंटामिनेटेड फूड हमने खा लिया या कंटामिनेटेड हैंड से फूड खा लिया तो उस रूट से ये फैलता है। हाँ, तो जैसे कि मैंने पहले बताया ये गट के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, मतलब ये कॉमन सेल्स होते हैं। और इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में जैसे कि HIV के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट और कीमोथेरेपी जिनका चल रहा है वो पेशेंट्स, उनमें ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ये एंटेरोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये डायरियल डिसीजेस और इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस कि ये इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है। ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है और जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। जब परमिएबिलिटी बढ़ा देता है तो ये मॉलिक्यूल्स, ये जो पैथोजेंस हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल्स, ये इंटेस्टाइनल वॉल में अटैच हो जाते हैं या उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। फिर ये कोलन के टाइट जंक्शंस को अटैच करता है, अटैक करता है। टाइट जंक्शंस वो होते हैं जो कि दो मेम्ब्रेन्स के सेल सरफेसेस को एक दूसरे से अटैच करके रखते हैं और बहुत ही टाइटली अटैच करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल्स। और फिर जब ये टाइट जंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो सेल्स की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है एंड दे कैन इवेंचुअली टेक एंट्री इन द कोलन, और ये वहाँ की सेल इंटेग्रिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, विच लीड्स टू इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, कोलाइटिस या फिर डायरिया। तो 2 टाइप की डिसीज़ प्रोड्यूस होती हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से, या तो डायरिया हो सकता है बहुत सिवियर, और कोलाइटिस दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं, मेट्रोनिडाजोल और वैंकोमाइसिन। प्रिवेंशन
जो अनकवर्ड स्ट्रीट फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और कंटामिनेटेड हैंड्स से खाना नहीं चाहिए। मील के पहले हमेशा हाथ को अच्छे से सोप और वाटर से धोना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। सॉइल और लेफ्ट ओवर फूड में क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस मिलते हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पैथोजेनिक क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ जो कि फूड पॉइजनिंग और गैंग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गैंग्रीन का मतलब होता है टिश्यू का मरना और सड़ जाना। ये बीटा हीमोलिटिक होते हैं, मतलब कि ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनकी जो कॉलोनीज़ रहती हैं, मतलब जब ये मल्टीप्लाई होकर अपना एक एरिया बना लेते हैं, वो फ्लैट लुकिंग होता है और इरेगुलर होता है। ये दो डिफरेंट कैटेगरीज के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि दो डिफरेंट डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में जो फर्स्ट टॉक्सिन है वो है हिस्टोलिटिक टॉक्सिन्स, मतलब जो कि सेल डेथ के लिए, नेक्रोसिस के लिए और एबनॉर्मल फंक्शनिंग्स ऑफ सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है या सेल्स को डैमेज करती हैं, वो टॉक्सिन्स होती हैं हिस्टोलिटिक टॉक्सिन्स। इसमें आता है अल्फा टॉक्सिन्स जो कि हीमोलाइसिस के लिए, मतलब रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्लड वेसल्स के टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं जिसकी वजह से वास्कुलर लीकेज होता है। लिवर और हार्ट के सेल्स को ये डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट है पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन्स। ये टिश्यू को नेक्रोज कर देते हैं, मतलब टिश्यू डेथ हो जाती है, इनकी वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है। एज दे सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशंस, तो जिसकी वजह से वो उस सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देते हैं एंड जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है। और इसमें कैपेसिटी होती है इस क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस में कि वो गैस बबल्स प्रोड्यूस करते हैं जो भी नेक्रोज टिश्यू होता है, विच कैन लीड टू गैस गैंग्रीन। क्या क्या डिसीजेस होती हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजेंस की वजह से? दैट इज़ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो सकता है। मायोसाइटिस, सेल्यूलाइटिस और मायोनेक्रोसिस हो सकता है। मसल इन्फ्लेमेशन, सेल्यूलर इन्फ्लेमेशन और मायोनेक्रोसिस, मतलब मसल सेल नेक्रोज हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। गैस गैंग्रीन हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि जो सेल्स रहती हैं उनके अंदर डीपर स्ट्रक्चर्स में ये गैस बबल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से गैस गैंग्रीन होता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हील और इट कैन लीड टू डेथ। गैस गैंग्रीन ब्लैकिश कलर की स्किन हो जाती है, पूरी सड़ जाती है, स्किन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके अंदर गैस फिल्ड होता है, गैस बबल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही स्वोलन अपीयर करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन है तो, और अगर गैस गैंग्रीन हो गया है तो सर्जिकल डेब्रीमेंट ही एक ऑप्शन है। डेब्रीमेंट का मतलब होता है जो डिस्ट्रॉयड टिश्यूज़ होती हैं या जो टिश्यूज़ सड़ गई है, जिन टिश्यूज़ की डेथ हो गई है उसको सर्जिकली रिमूव करना। और अगर ये गैंग्रीन बहुत ही ज़्यादा डीपर है तो पूरे इन्फेक्टेड एरिया को रिमूव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हैंड्स में हुआ है तो जितने एरिया में हुआ है उसको एम्प्यूट करना पड़ता है, मतलब कट करके रिमूव करना पड़ता है, या लेग्स में हुआ है तो उस अफेक्टेड लेग को रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन। इसके इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जब भी वूंड लग जाए सॉइल में काम करते समय, मतलब जैसे कि अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं या प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो कोई वूंड लग गया तो उस वूंड को इमीडिएटली वॉश करना है सोप और वाटर से, और प्रॉपर वूंड केयर करना है, एंटीसेप्टिक से क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक मेडिसिन लगाकर स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है। सेकेंड टॉक्सिन जो ये रिलीज़ करता है दैट इज़ एंटेरोटॉक्सिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स। ये इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाता है जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ के अंदर एंट्री ले लेते हैं, वहाँ पर ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट दे लीड टू फूड पॉइजनिंग जिसमें कि वाटरी डायरिया होता है और सिवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, दैट इज़ क्रैम्पिंग पेन ऑफ द एब्डोमेन। ट्रीटमेंट है इसके लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। एंटीबायोटिक इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि
ये जो डिसीज़ है, ये जो इन्फेक्शन है, जो जिसमें इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो सेल्फ सस्टेन्ड होता है, वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। जैसे ही ये जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर जाएंगी, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, या क्लाइंट को बोल सकते हैं कि वो अपने आप को रिहाइड्रेटेड रखे विद इलेक्ट्रॉल्स और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। फिर उसके बाद अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए पेन मेडिकेशंस, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश करना है बिफोर मील, सॉइल्ड हैंड्स नहीं होने चाहिए। फ्रेशली कुक्ड फूड लेना है और प्रॉपर रेफ्रिजरेशन करना है। जो लेफ़्ट ओवर फूड्स है उसको ज़्यादा देर तक कुक करने के बाद ज़्यादा देर तक बाहर नहीं छोड़ना है। ज़्यादा देर तक बाहर छोड़ने से अच्छा उसे रेफ्रिजरेट करना है। रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर एज़ अर्लियर, इससे पहले वाले वीडियो में जैसे मैंने पढ़ाया था, 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर। और जब भी रेफ्रिजरेटेड फूड हम निकालते हैं फ्रिज से बाहर, तो उसे फ्रिज के बाहर रख के रूम टेम्परेचर में आने के बाद नहीं खाना है, उसको तुरंत रीहीट करना है। 74 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से रीहीट करना मतलब गर्म करने के बाद ही उसको कंज्यूम करना है, नहीं तो इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। So this was all about Clostridium difficile and Clostridium perfringens. Clostridium difficile जो होता है वो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और Clostridium perfringens सेल डेथ, गैस गैंग्रीन और एंटेरोटॉक्सिन्स, जिसकी वजह से डायरिया और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग।